तो 16th क्वेश्चन ये था CONH3 का होल 5 ClCl2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम जो लिखा है वो 5 एमीन है तो पेंटाएमीन हो गया, क्लोराइडो Cl के लिए, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की +3 और स्पेस देके आपने एनाइन का नाम लिख दिया क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। तो आयनाइजेशन आइसोमर आपसे पूछा है किसका? CONH3 का होल 5 सल्फेट और बाहर है Br। तो CONH3 का होल 5 सल्फेट, तो ये हो जाएगा, स्मॉल से शुरू करिए, अभी एमीन पहले आए, पहले तो आइसोमर बनाना है, इसका नाम नहीं बनाना। पहले तो इसका आयनाइजेशन आइसोमर आप बनाओगे तो वो आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर बनाने के लिए आपको Br अंदर ले आना है, सल्फेट बाहर लाना है। तो CONH3 का होल 5 Br, तो एक एनाइन बाहर ले आइए, दूसरा एनाइन जो बाहर था उसे अंदर ले जाइए। ये अब यहाँ पे आयनाइजेशन होता तो Br मिलता है, यहाँ आयनाइजेशन होगा तो सल्फेट मिलेगा। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम पेंटा एमीन 2 बार ये आएगा। अमोनिया को AMMINE बोलते हैं, पेंटाएमीन, ब्रोमाइडो, ब्रोमीन के लिए कोबाल्ट, कोई स्पेस नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है, -2 है, इक्वल टू 0, 3 आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, इसको x मान लीजिएगा, अमोनिया 0 होता है, प्लस 5 इंटू 0 प्लस -1 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x कैलकुलेट कर लीजिए, बाहर आ जाएगा सल्फेट, जो सिंपल एनाइन है आपका। ये नाम आपका यहाँ पे बनने वाला है 18th है डिफाइन लिगेंड। नाउ लिगेंड की डेफिनेशन के लिए हम रेफर करते हैं किताब जो आपके पास है, ये PDF है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन अपनी मर्जी से नहीं लिखनी चाहिए। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आपके पास यहाँ लिगेंड की डेफिनेशन में दिखा रहा हूँ। द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीशीज which get directly attached to central metal atom or ion during the formation of complex is called ligand। तो आप इस डेफिनेशन को फॉलो करिए अगर आपको डिफाइन लिगेंड यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है डिफाइन अ लिगेंड, गिव एन एग्जांपल आल्सो। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जांपल भी क्या आपको मिल जाएंगे। ये रहा, जैसे यहाँ पे FeCN6 है तो लिगेंड क्या है यहाँ पे Cn, स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम ये है। तो लिगेंड्स के बहुत सारे यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं, अमोनिया दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, एमीन दे दीजिए, ये आपका इथाइलिन डायमीन कहते हैं इसको, ये फ्लोराइड है, ये साइनाइड है, ये सारे लिगेंड्स हैं। तो एक तो लिगेंड की डेफिनेशन को हाईलाइट करिए कि व्हाट इज लिगेंड, द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीशीज व्हिच गेट डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लिगेंड को हम यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो एक तो आप डेफिनेशन लिखिए जो अभी आपको दिखाई थी लिगेंड की, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए अमोनिया, आप ले लीजिए वाटर, एक ले लीजिए इथाइलिन डायमीन, EN लिख सकते हैं शॉर्ट में, एंड वाटर अमोनिया हो गया, एंड Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं।
इसलिए हम इनको लुईस बेस बोलते हैं। तो मेटल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम या आयन, और दूसरा होता है लिगेंड। तो मेटल एटम होता है लुईस एसिड, और लिगेंड होता है लुईस बेस। तो 18th क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिए। 19th, राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2। कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 19th क्वेश्चन, आई थिंक सो 19th ही क्वेश्चन है, यस। कॉपर हेक्सा साइनो है, यस, साइनोफेरेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक सो 2 थी, यस। तो कॉपर, देखिए इसका अब आपको फॉर्मूला बनाना है, आपको नाम दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का। तो बड़ा सिंपल है, देखिए एनालाइज करिए कि ये कैटाइन सिंपल है और एनाइन कॉम्प्लेक्स है। तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटाइन इज सिंपल, और जो एनाइन है ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम का नाम AT से एंड हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपर लिखना है। कॉपर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले मेटल एटम का नाम आता है Fe। अब क्या है, हेक्सासाइनो यानी कि Cn का होल 6। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन की कितनी है, 2 लिखा हुआ है, और ये साइनाइड पे वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो ये -1 है, ये +2 है, तो -1 इंटू 6 कितना हो गया, -6 + 2, तो ये -4 चार्ज आ गया। अब कॉपर जो है, कॉपर की जनरल चार्ज जो होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव नहीं 4 पॉजिटिव चाहिए, तो इसको Cu2 करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा Cu2 Fe Cn का होल 6। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। इसके बाद है 20th, राइट द IUPAC नेम एंड लिंकेज आइसोमर ऑफ CONH3 का होल 5 ONO Cl2। IUPAC नेम लिखना है, वो भी लिंकेज आइसोमर का। तो यहाँ पे देखते हैं 20th क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, CONH3 का होल 5 ONO। कोबाल्ट है, NH3 का होल 5, एंड ONO, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, एंड Cl2 है बाहर। तो इसका हमको बनाना है लिंकेज आइसोमर। यहाँ पे आपको बनाना है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सी लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंट। तो ये बात ध्यान रखना, लिंकेज आइसोमर के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, एम्बिडेंट लिगेंड की। और एम्बिडेंट लिगेंड आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है ONO, नाइट्राइटो O एंड NO2 नेगेटिव, और दूसरा आपने पढ़ा है SCN, थायोसाइनेटो S, और NCS, थायोसाइनेटो N। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है, इसमें ये वाला दिया हुआ है ONO, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, NO2।
यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, लिंकेज का फर्क आ जाएगा। तो पहले तो इसका ये बनाते हैं फॉर्मूला CO NH3 का होल 5 और यहाँ आ जाएगा NO2। कल लिगेंड टेबल जो बनवाई थी उसमें मैंने आपको इसका नाम लिखवाया था, तो चलिए इसका नाम अब लिखना शुरू करते हैं। इसका नाम होगा पेंटा एमीन, AMM। इसको NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। यहाँ डोनर एटम इधर तो ऑक्सीजन है इधर नाइट्रोजन है, तो N आएगा। तो ये तो होगा लिगेंड। अब आता है इसका नंबर कोबाल्ट। कोई गैप नहीं छोड़ना है। बहुत क्लैरिटी चाहते हैं तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 है, ये -1 है, ये 2 इंटू -1 हो जाएगा तो 3 आएगी और बाहर आ जाएगा क्लोराइड। तो ये इसका यूपीएससी में आपका बनने वाला है। कोई भी नाम सिर्फ ये सिंपल है कैपिटल में लिखा, बाकी पूरा नाम स्मॉल में आपका आना चाहिए। इसके बाद है what scheme of hybridization is proposed by cobalt NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या ये सॉल्ट मिल जाएगा हमको, तो पहले समझेंगे फिर खुद बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार ये कैपिटल स्मॉल लिखने को क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये पढ़ लीजिए, द नेम इज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। कहीं कैपिटल लिखना ही नहीं, आप सब आपको स्मॉल में लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये रूल में मेंशन है। तो अब हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है हमने। हाइब्रिडाइजेशन के टेबल में आपको 3 चीज मार्क होनी चाहिए। ये 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा, 4 लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, dsp2 हो सकती है। और अगर 6 है तो एक ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या? ऑक्टाहेड्रल। चाहे D2sp3 हो या sp3d2, ये दो हाइब्रिडाइजेशन की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। तो फिलहाल हमें एक कंपाउंड दिया है, उसको कोरिलेट करते हैं। ये रहा कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, यही दिया हुआ है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब आपसे पूछा है कि इसकी स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रपोज करोगे आप, और हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालनी है? कोबाल्ट की। कॉम्प्लेक्स ये रहा। तो चलिए पहले यहाँ देखते हैं फिर इसको बनाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कॉम्प्लेक्स हमको दिया है CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लूंगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो आप आर्गन लिख दीजिए पहले, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आर्गन आपका कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p6 तक आप आर्गन तक चले गए। उसके आगे क्या आएगा? उसके आगे आएगा 4s2, 3p6 क्या 4s2 और फिर 3d7। तो यहाँ पे अगर आप देखें वैलेंस शेल के अंदर 4s में 2 हैं और उससे एक अंदर वाली शेल में 3d में है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्रोमियम एटम की यहाँ पे स्टेज बनाता हूँ। देखिए क्रोमियम एटम किस तरीके से दिखेगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 7। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये क्या किया, ऐसे बनाया है क्रोमियम एटम, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 और 4p खाली छोड़ दिया।
तो क्योंकि 3D के बाद क्या भरा जाएगा 4p, तो वो खाली पड़ी है। आप चाहें तो यहाँ दिखा भी सकते हैं 4p 0 फील्ड है। तो क्रोमियम एटम के अंदर सबसे पहले बनाइए डी। डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा हो जाए तो 1 2 3 4 यहाँ पे रोक देते हैं। सो दिस इज 3D। 3D के नीचे आता है 4s। मैं काम करता हूँ बार बार 3D 4s ना लिखना पड़े, ऊपर लिख देता हूँ। 3D 4s एंड 4p खाली पड़ा है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, दूसरा यहाँ गया है, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर, छठा इधर और सातवां इधर। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 4p यहाँ पे क्या है खाली पड़ा हुआ है। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर इसको x मानते हुए, और अमोनिया होता है 0, तो 6 इंटू 0 कितना हो गया 0, और x यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा +3, तो Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव आयन की अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, 2 यहाँ से जाएंगे और एक ये उल्टा वाला चला जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, 3D है ही, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s खाली हो गया, 4p एज इट इज पड़ा हुआ है। तो अब आपके पास क्या है, अब अमोनिया जो है, अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देखिए कुछ बात मैंने आपको समझाई थी पीछे भी कि अमोनिया का ड्वेल बिहेवियर है, ये वीक फील्ड लिगेंड भी है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कंडीशंस हैं कुछ। पहली चीज तो जो मेटल एटम है वो आपका 3D सीरीज का होना चाहिए। मेटल एटम आपका 3D सीरीज को, डी ब्लॉक की 3D सीरीज को बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए। तीसरी बात, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही सही है। तो चेक करिए क्या अगर अमोनिया लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, 3 कंडीशन नाप लीजिए। क्या मेटल एटम यहाँ पे 3D सीरीज को बिलोंग करता है, क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ऐसा है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पेयर अप कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर अप हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पेयर अप हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे इन ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं। हमें लिखना है CO3 पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया लिगेंड। तो अगर मैं यहाँ पे CO3 पॉजिटिव को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर तो अमोनिया से घिरा हुआ है ये, यहाँ तो हमने सिंपल आयन की लिख ली, यहाँ पे ये कोबाल्ट है, सॉरी क्रोमियम लिख रहा हूँ, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, तो मैं SFL लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये अंदर पेयर अप हो जाएगा।
अगर वीक फील्ड होता तो नहीं होता अंदर पेयर, फिर आपको बाहर से ही ऑर्बिटल्स का इंतजाम करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड थे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये भी पेयर अप हो गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये भी पेयर अप हो गए। इसे कहते हैं अगेंस्ट हुंसुल पेयरिंग। तो 3d ऑर्बिटल में 2d खाली हो गई, एक s खाली हो गया। आप पढ़ते हैं ना कि d ऑर्बिटल, जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होती है। पार्शियली फिल्ड है, ये भी बात सही है, बट एम्प्टी d ऑर्बिटल यहाँ पे ज्यादा सही है। तो अब आपके पास कितने लिगेंड्स हैं, 6। अगर एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो आपको एक ऑर्बिटल चाहिए रखने के लिए, लेकिन आपके यहाँ तो 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया डोनेट करेंगे तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। हाँ जी, ये रही, 2 डी में, एक एस में, 3 पी में, तो टोटल नंबर 6 है। बट अब कौन सा अमोनिया यहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी एनर्जी फर्क फर्क है, 3d की एनर्जी फर्क है, 4s की अलग है, 4p की अलग है। आप भरते हो ना, जैसे आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद क्या भरा, 4s, 4s के बाद फिर आते हो 3d पे, 3d के बाद फिर जाते हो 4p पे। तो ऐसे करके एनर्जी में अंतर है, तभी तो ऐसा होता है। एनर्जी में अंतर है तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमें बराबर करनी पड़ेगी, तभी अमोनिया बिना जो इसमें भेदभाव किए जस्टिफाई कर पाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजने हैं। तो बराबर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने चाहिए किसी भी ऑर्बिटल को, तो इनको करा दीजिए हाइब्रिडाइज। अब आपने इनको करा दिया हाइब्रिडाइज, यहाँ पे करा दिया हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये हो कहाँ रहा है, ये सारी बात हो रही है कोबाल्ट एटम के अंदर। तो कोबाल्ट एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसे पता चलेगी, आपने 2 डी मिलाई है अंदर वाली। देखिए वैलेंस शेल ये, एक अंदर वाली शेल की आपने डी ली है, तो पहले लिखो D2। फिर आपने वैलेंस शेल का S लिया, और वैलेंस शेल का ही फिर आपने P लिया है। P कितनी ली है, 3। इन सबको हाइब्रिडाइज किया आपने, तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। कितनी, उनकी एनर्जी होगी फर्क। देखिए कैसे यहाँ पे दिखाया गया, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये सारी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन करके आपने इनको अलग कर दिया। तो ये ऑर्बिटल वो हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। लिखना क्या है आगे वो देख लेते हैं। ये 3 ऑर्बिटल अलग कर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन सब में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये 6 की 6 ऑर्बिटल अलग कर दीजिए, जिसके अंदर अमोनिया के लोन पेयर रहेंगे, लेकिन अब इनकी एनर्जी बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या कर दिया, एनर्जी बराबर कर दी। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जो अमोनिया लोन पेयर देगा वो आप रखोगे यहाँ पे, वैकेंट है अभी, अमोनिया ने लोन पेयर दिए, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो 5 पॉइंट है ABCDE। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आप यहाँ पे रखेंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे आपके, या तो इसे आप बनाओ जैसे मैंने ये बनाए हैं, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं तो क्रॉस लगाता हूँ कि ये अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए इसलिए इसको अलग कैसे करें। तो आप ऐसे, या जैसे आपका टीचर मान जाए वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे थी और अब ये भर गई है। बट यहाँ पे सेम तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट 6 पेयर्स आपको नीचे लिख दीजिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमोनिया लिगेंड्स। तो ये 6 लोन पेयर कहाँ से आए, अमोनिया लिगेंड्स। तो अगर आपसे अब पूछें कि बताइए व्हाट स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कोबाल्ट की क्या है, आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। शेप क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये 5 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, मैंने 3 तो यहाँ लिख दी हैं, बाकी 2 आपको दिखा दी हैं। इनके स्टेटमेंट्स क्या बनने चाहिए वो भी आपको दिखा दी है। और शेप ऑक्टाहेड्रल होती चाहिए। और मैग्नेटिक बिहेवियर, एक चीज और पूछते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो आपका यहाँ पे होगा क्या, इधर देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल हो जाते हैं। और पैरामैग्नेटिक वो
जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा स्कीम। दोबारा आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है अमोनिया, किस तरीके से यहाँ पे दिखाया है 6 के 6 लिगेंड्स, और ये स्टेप्स लिखने हैं आपको ABCDE, और उससे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने एक चीज कैलकुलेट की हुई है कि सेंट्रल मेटल CO3 पॉजिटिव न्यूक्लियस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कैसे निकाले 36 इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखिए, और यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कोबाल्ट जो है वो आपका, और NH3 का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, माइनस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अमोनिया तो 0 होता है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 मतलब -3 इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने दिए। अमोनिया कितने हैं, 6, एक इलेक्ट्रॉन कितना है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है 6 × 2, तो इसको जोड़ दीजिए, 27 - 3 एंड प्लस 27 - 3 24, और +12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 36। तो इसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसकी कैलकुलेशन ये है, आप एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड्स जो भी इज इक्वल टू व्हाट, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर ये 36 नोबेल गैस से नंबर से मैच हो जाता है तो ये स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद आता है आपका ये हो गया, राइट 10 एनाइन हुज शेप कैन बी एक्सप्लेन विद द स्कीम ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी ऐसी है जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर इज, यहाँ पे sp2d2 लिखा है बट ये sp3d2 है 22। आपको एक ऐसे कॉम्प्लेक्स एनाइन का नाम चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, पहले ये समझ लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय d2sp3 एंड sp3d2। तो D2sp3 जो आपने लिखा पीछे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपने पीछे निकाली D2sp3, तो आपने अंदर वाली शेल की D यूज की। देखिए, ये वैलेंस शेल है, फोर्थ शेल, और आपने अंदर वाली शेल की D यूज की हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसलिए D पहले लिखा गया। अगर आप वैलेंस शेल का ही D यूज कर रहे हैं, यानी कि 4s 4p और 4d यूज कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जहां अंदर वाला D होता है इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, D2sp3 को। और sp3d2 क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वैलेंस शेल का D यहाँ पे यूज हो रहा है। तो 4s है, यहाँ पे 4p है, और ये 4d है, तो वैलेंस शेल का D है, पीछे अंदर वाला D था, तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अब यहाँ पे हम एनाइन यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो है COF6 3-। अब ये कैसे हमने सीखा, समझते हैं। देखिए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने निकालना सीखा, इसी के अंदर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एक एनाइन की तरफ। ये रहा COF6 3-। अगर आप इसमें देखें, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है। आपने क्या किया, कोबाल्ट जैसे पीछे लिखा था, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख ली। डी में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन अभी पीछे बनाया है, 4s में 2, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स 4s, 4p खाली पड़ा है। अब वैलेंस शेल का डी लेंगे ना, अंदर वाली डी में तो जगह ही नहीं है। आपके पास कितने लिगेंड्स हैं, आपके पास है COF6 में 6 लिगेंड, 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल कम से कम आपको खाली चाहिए। अब 4s में से आपने कहा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी, आपने यहाँ से 2 गायब कर दिए। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, लिख के समझ लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट का
ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो x, तो यहाँ पे x प्लस फ्लोरीन का -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू चार्ज के बराबर कितना 3 नेगेटिव। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +3 आएगी। तो कोबाल्ट यहाँ पे पहले बना लेते हैं। कोबाल्ट के अंदर आपने D बनाया, दिस इज 3D, 1 2 3 4 5 ऊपर लिख देते हैं। और कोबाल्ट के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखेंगे तो 27 का क्या लिखते हैं, आर्गन 3D7 एंड 4s2। इसके बाद आता है 4s और फिर आता है 4p। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल फिलिंग होती है, छठा, सातवां, या 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे बनाओगे, आपने 4d भी दिखाना है, यहाँ पे 4d के भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 4d। अब CO3 पॉजिटिव अगर आप बनाओगे तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, एक 2 तो 4s में से जाएंगे और एक यहाँ से उल्टा वाला। तो ये पूरा पेयर्ड अप होगा, बाकी सब आपके अनपेयर्ड हो गए। 4s खाली, 4p खाली एंड 4d खाली। तो अब यहाँ पे मेरे को फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज व्हाट, अ वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ये कुछ आपको टेबल ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बदलेगा, अभी तो आपको जानना पड़ेगा कि फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर, फ्लोरीन और वाटर वीक फील्ड होते हैं, क्लोरीन भी। स्ट्रॉन्ग में CN आता है, अमोनिया आता है, CO। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर आपको 3 याद करने हैं ना, तो आप याद कर लीजिए CO, CN एंड अमोनिया, उसकी कंडीशन मैंने पीछे बता दी है। और वीक फील्ड लिगेंड में अगर आपको याद करने हैं तो इस लिस्ट को और आगे बढ़ाते रहिएगा। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आपके वाटर आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, तो ये 3 तो ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, इसका तो अंदर पेयर अप तो कर नहीं पाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कर पाते हैं अंदर पेयर अप, तो यहाँ से तो D मिलेगी नहीं। अगर मैं 4s और 4p को लेके चलूँ तो मेरे पास 4 ऑर्बिटल खाली है, बस मुझे तो 6 चाहिए, क्योंकि 6 यहाँ पे फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन के मुझे 2 यहाँ से लेनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 और लेके 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करा दूंगा। तो अब ये हो जाएगा, S आपने लिया, P आपने लिया 3 और D कितने लिए 2। अब मैंने D बाद में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बैलेंस शेल का D यूज किया था, पीछे मैंने अंदर वाली शेल का D यूज किया था। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइज कराया 4s, 4p और 4d, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp3d2, और sp3d2 वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 6 ऑर्बिटल आ गई। अच्छा, यहाँ कितनी बच गई, 3, तो 3 ये अलग कर देना, बीच में जो हाइब्रिडाइज है उसको एक साथ लिखना, 3 अलग कर दीजिए और ये वाली को छेड़ना नहीं है। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर भर लीजिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे D2sp3 हो या sp3d2 हो, शेप तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी दोनों केस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पे आइए, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की शेप है, चाहे वो D2sp3 है चाहे sp3d2 है, शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जब, तो शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। बट यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि शेप आपने निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, शेप है ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं 4 है यहाँ तक, आगे तो होंगे नहीं, ये तो पेयर थे पूरे पूरे जो डोनेट हुए हैं, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक आपका होता है। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और इनका नंबर भी ज्यादा आता है। Write the chemical formula of pentaamine chloroplatinum 4। तो पेंटाएमीन क्लोरोप्लैटिनम 4 और आ गया क्लोराइड।
तो यहीं से नाम तो हमने देख लिया, मेटल एटम क्या है, पेंटा है, मतलब प्लैटिनम है। क्लोरो एक है हमारे पास, और एमीन कितने हैं, 5 है। तो और बाहर क्लोराइड है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। तो शुरुआत किया हमने प्लैटिनम, अमोनिया 5 है, और यहाँ पे और क्या है अंदर, क्लोरो, यानी कि क्लोराइडो, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और बाहर है Cl। क्लोराइड लिखा हुआ है आगे। अब प्लैटिनम के ऊपर कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अमोनिया 0 होता है, क्लोरीन -1 है। तो यहाँ पे +4 और -1 अगर देखा जाए तो कितना चार्ज आ जाएगा, +3। अब +3 क्लोरीन पे तो -1 होता है, 3 क्लोरीन आपको चाहिए होंगे। तो फॉर्मूला बन गया आपका PtNH3 का होल 5 Cl। अब बाहर क्लोरीन कितने टाइम लिखना है, ये हमें कॉम्प्लेक्स के चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो Cl3 ये सीधा आपका निकल आएगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस NO3। तो 24th AgNH3 का होल ट्वाइस बार NO3। तो इसका यूपीएससी नेम क्या लिखेंगे, डायमीन, सॉरी कैपिटल नहीं, डायमीन। अमोनिया है तो अमोनिया को AMMINE लिखते हैं। फिर आ जाएगा सिल्वर, क्योंकि मेटल एटम का नाम सेम रहता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। अब आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालोगे तो ये X है, ये 0 है, और ये -1 है, तो 1 आ जाएगी। कोई गैप नहीं है। और बाहर आपने इसको क्या लिखना है, नाइट्रेट। इस कंपाउंड का मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा फेमस रिएजेंट है जिसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अगर आप NO3 को छोड़ दें तो बची हुई चीज टॉलेंस रिएजेंट है। NO3 भी क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिया के साथ NH4 कॉम्प्लेक्स यही बनता है। सो दिस इज एक्यूरेट टॉलेंस रिएजेंट। और राइट द यूपीएससी नेम ऑफ PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4 2 नेगेटिव। तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4 2 नेगेटिव। 25th PtNH3 का होल कितना था, ट्वाइस Cl4 ब्रैकेट बंद, बाहर चार्ज है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डायमीन। डायमीन इसके बाद आएगा टेट्रा क्लोराइडो, और फिर आएगा इसका नाम। अब क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है तो मेटल एटम का नाम AT से एंड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्लैटिनेट। और फिर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X मान लीजिए, अमोनिया 0 है, क्लोरीन -1 है, तो -4 और इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड आयन, क्योंकि आयन है तो इसलिए ये भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने 15 से लेकर 25 तक करा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो सीखा है वो है हाइब्रिडाइजेशन, स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे फोकस करिए आप, और चेक करिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो 25 के आगे खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो कोशिश करिए। अगर ये पेज 47 तक हो जाए, आप 26 से ट्राई कर सकते हैं, इवन 40 तक का टारगेट ले लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम्स आए मेरे से पूछिए।